नमस्कार। आज का हमारा वीडियो संस्कृति पर है। संस्कृति अर्थात कल्चर। हबल एक विद्वान हुए हैं। हबल का कहना है कि संस्कृति अनोखे रूप में एक नया मानव संगठन है, अर्थात मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति मानव की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, जिसके कारण मानव अनवरत प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। यदि मानव संस्कृति विहीन हो जाए तो वह पशुवत हो जाएगा, क्योंकि पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते। अर्थात मानव व पशु दोनों के मध्य संस्कृति का ही अंतर है। संस्कृति न केवल पशु समाज से मानव को पृथक करती है, अब तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समाज दूसरे समाज से संस्कृति के आधार पर ही भिन्नता रखता है। मनुष्य अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण कर सका है। अनेक विश्वासों, व्यवहार के तरीकों व व्यवहार का निर्माण कर सका है। लेकिन वे कौन सी क्षमताएं, योग्यताएं थी जो व्यक्ति को पशु जगत से भिन्न कर सकी, संस्कृति का निर्माण कर सकी, उन विशेषताओं को जानना आवश्यक है। मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में वाइट ने 5 क्षमताओं को उल्लेख किया जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना के कारण हैं, जिनके कारण मानव संस्कृति का निर्माता बना और पशु जगत से भिन्न श्रेणी में रखा गया। निम्नलिखित शारीरिक विशेषताओं के कारण मानव संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। सीधे खड़े होने की क्षमता, इरेक्ट पोस्चर। मनुष्य में सीधे खड़े होने की क्षमता पाई जाती है। पशु अपने चारों पैरों से चलते हैं, लेकिन पशु 2 पैरों से चलता है और 2 हाथों को अन्य उपयोगी कार्य में लगाता है। ये उसकी अनोखी विशेषता है। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मानव के हाथों की बनावट इस प्रकार की है कि प्रत्येक दिशा में उन्हें सुगमता से घुमाया जा सकता है तथा इनकी सहायता से वह वस्तुओं को भी भली भांति पकड़ सकता है। हाथ के अंगूठे की विशेष बनावट भी इसमें सहायक होती है, जिसके कारण व्यक्ति अनेक आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। बड़े बड़े यंत्र, कल कारखाने, भवन निर्माण व कलाकृति आदि का निर्माण तथा लेखन क्षमता आदि इन्हीं के कारण संभव हो सकी है। यदि ये क्षमता व्यक्ति में न होती तो वह कोई भी रचनात्मक कार्य करने में अक्षम रहता। तीक्ष्ण व केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। मानव के पास तीक्ष्ण व केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि है, जिसके कारण वह घटनाओं को देख सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, नवीन खोज कर सकता है तथा किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। मेधावी मस्तिष्क। मानव की सर्वाधिक योग्यता मेधावी मस्तिष्क का होना है। मानव में विचार करने की शक्ति होती है, जिसके कारण वह किसी कार्य की योजना बना सकता है, आविष्कार कर सकता है, कार्य कारण संबंधों को जान सकता है। इस प्रकार मेधावी मस्तिष्क मानव की सर्वाधिक उपलब्धि है। लिंटन तथा डार्विन जैसे विद्वानों का मानना था कि मानव तथा उच्च कोटि के स्तनधारी जानवरों में मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अनेक विद्वान इसे तर्कसंगत नहीं मानते। वास्तविकता तो यह है कि मानव का मस्तिष्क पशु की तुलना में अधिक विकसित है,
जिसके कारण वे तर्क कर सकता है, विचार कर सकता है तथा संस्कृति का विकास कर सकता है। प्रतीकों के निर्माण की क्षमता, मनुष्य में ये क्षमता है कि भाषा के माध्यम से वह विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। उसके लिए मानव ने प्रतीकों को जन्म दिया है, अर्थात अर्थपूर्ण प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। भाषा व्यक्ति के ही पास है, पशु समाज के पास ऐसी भाषा नहीं होती कि मानव के समान वे विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। वास्तविकता तो यही है कि भाषा का अंतर मनुष्य को पशु से अलग करता है। पशुओं के पास चूंकि भाषा नहीं है, इसी से उनके पास संस्कृति नहीं है। संस्कृति का संशोधन, संवर्धन, परिमार्जन, हस्तांतरण आदि भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अर्थात भाषा या प्रतीक मानव को संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संस्कृति का सामान्य अर्थ, कॉमन मीनिंग ऑफ कल्चर। संस्कृति अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की सम प्लस कृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है पूरा किया हुआ या परिष्कृत किया गया। संस्कार शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार का है, अर्थात विभिन्न कार्यों को पूरा करना संस्कार कहलाता है। इस प्रकार संस्कृति भी विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है, जिनके करने से मानव सामाजिक प्राणी बनता है। साहित्यकारों ने संस्कृति को सामाजिक श्रेष्ठता एवं बौद्धिक श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयुक्त किया है। समाजशास्त्र ने संस्कृति को नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार संस्कृति अनेक अर्थों में विद्वानों द्वारा प्रयुक्त की गई है। वास्तव में यह व्यक्ति के समग्र जीवन से संबंधित होती है, जो विभिन्न संस्कारों द्वारा संस्कारित होती है और मानव को संस्कारित व सामाजिक प्राणी बनाती है। संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ, एंथ्रोपोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कल्चर। मानव शास्त्र ने संस्कृति का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया। टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी प्रकार की अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति व्युत्पन्न आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। इस परिभाषा के अनुसार संस्कृति में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तरीकों को लिया गया है। हॉवेल ने संस्कृति संबंधित सीखे हुआ व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता को बताता है और इसलिए प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता। हर्स्कोविटा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इन्होंने दो प्रकार का पर्यावरण बताया, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। संस्कृति में सामाजिक पर्यावरण को लिया गया है। आभूषण, औजार, मकान, परंपरा, विश्वास, कला, धर्म, भाषा आदि सभी मानवकृत होने के कारण संस्कृति का अंग है। लोवी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा ही संस्कृति है। लिंटन संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। दुबे के अनुसार सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट प्रदान करती है। सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता
को जो किसी समूह को विशिष्ट प्रदान करती है, संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार मानव शास्त्र के मत में संस्कृति विचार करने, अनुभव करने एवं जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ, सोशलॉजिकल मीनिंग ऑफ कल्चर। मैकाइवर पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इनके मत में संस्कृति व्यक्तित्व से पूर्णतः संबंधित है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से ये संबंधित है। गिलिन ने कहा है कि संस्कृति प्रत्येक समूह तथा प्रत्येक समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमानों का समूह होता है जो न्यूनाधिक रूप से सदस्यों में सामान्य होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखाए जाते हैं और जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। इन सामान्य प्रतिमानों को संस्कृति कहा जाता है। रॉबर्ट बी स्ट्रीट के अनुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने आप अपने पास रखते हैं। लैंडिस के मत में संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। टॉलकाट पार्सन्स ने संस्कृति को ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक हैं। इनके मत में संस्कृति मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं का निर्धारण करती है। फेयरचाइल्ड के अनुसार प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों का सामूहिक नाम संस्कृति है। ब्रूम एवं सेल्जनिक संस्कृति को विरासत मानते हैं। इस प्रकार सभी समाजशास्त्री संस्कृति को समाज की धरोहर के रूप में मानते हैं। संस्कृति के प्रकार या संस्कृति के दो भाग किए जा सकते हैं, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति, मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल कल्चर। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगबर्न ने संस्कृति के दो भाग किए, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं को लिया जाता है जिनका निश्चित आकार होता है तथा इससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भवन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मशीनें, आवागमन के साधन, संदेश वहन के साधन, कृषि आदि के साधन सभी संस्कृति का भौतिक पक्ष है, अर्थात वे सभी साधन जो मानव द्वारा निर्मित तथा मूर्त रूप में हैं, भौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, इसे मापा जा सकता है अथवा भौतिक संस्कृति मापनीय है। भौतिक संस्कृति संचयी है। चौथा, इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सकता है। पांचवा, भौतिक संस्कृति शीघ्रता से परिवर्तनशील है। छठा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका प्रसार आसानी से होता है, अतः इसका ग्रहण भी आसानी से किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। अभौतिक संस्कृति में वे सभी बातें समाहित हैं जो अमूर्त हैं। मैकाइवर आदि कुछ समाजशास्त्री तो संस्कृति के अमूर्त रूप को ही संस्कृति मानते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को लिया जाता है जिनका तोल माप नहीं हो सकता, जो अमूर्त होते हैं, जिन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। सौरव किंतु इसी गुण के आधार पर इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति हमें
विरासत में प्राप्त होती है। विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, मूल्य, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, साहित्य, ज्ञान, भाषा आदि इसी के अंग हैं। अभौतिक संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली है, ये अमूर्त होती है, इसे मापा नहीं जा सकता। तीसरी, इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन प्रकट रूप से नहीं किया जा सकता। चौथा, अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। पांचवा, इसमें परिवर्तन बड़ी धीमी गति से होते हैं। छठा, सांस्कृतिक प्रसार से इसे उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन से है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। दूसरा, भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाह्य जीवन से संबंधित है जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के आंतरिक जीवन से है। परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होते हैं। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति अति मंद होती है। भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्रह है, अर्थात सांस्कृतिक संपर्क से शीघ्र ग्रहण की जा सकती है। अभौतिक संस्कृति को शीघ्रता से ग्रहण नहीं किया जा सकता। भौतिक संस्कृति ये मापनीय है, अभौतिक संस्कृति ये मापी नहीं जा सकती। भौतिक संस्कृति, इसकी प्रकृति सरल है, अभौतिक संस्कृति ये जटिल प्रकृति की है। भौतिक संस्कृति संचय होती है, अभौतिक संस्कृति न तो वृद्धि होती है न ही इसका संचय किया जाता है। भौतिक संस्कृति, इसका मूल्यांकन लाभ अथवा उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता। अब है संस्कृति के लक्षण, एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर। संस्कृति को विस्तार से जानने के लिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार मदान ने अपनी पुस्तक सामाजिक मानव शास्त्र परिचय में संस्कृति के कुछ लक्षणों को विवेचन किया है, जो इनके अनुसार नृतत्ववेताओं द्वारा किए गए तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर स्थापित संस्कृति के लक्षणों के बारे में कुछ सामान्यीकरण है। ये निम्नलिखित प्रकार से है। संस्कृति की स्वाभाविक विशिष्टता एवं प्रज्ञप्ति, इथोस एंड इडोस ऑफ कल्चर। मानव शास्त्री क्रोबर ने संस्कृति के दो पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया है, इथोस और इडोस। उन्होंने माना है कि संस्कृति का निर्माण इन दोनों पक्षों से मिलकर होता है। संस्कृति के घटकों से प्रकट होने वाला इसका औपचारिक व्यक्त रूप इडोस है तथा संस्कृति का दूसरा पक्ष जो गुणों, प्रेरक मान्यताओं, इनकी अभिरुचियों को निर्धारित करता है, वो इथोस कहलाता है, स्वाभाविक विशेषता कहलाता है। इथोस और इडोस, संस्कृति के घटकों से प्रकट होने वाला इसका औपचारिक व्यक्त रूप इडोस है तथा संस्कृति का दूसरा पक्ष जो इसके गुणों, प्रेरक मान्यताओं और उसकी अभिरुचियों को निर्धारित करता है, उसे इथोस कहलाता है। बटेसन का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति को दो पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें इथोस कहा जाने वाला प्रथम पक्ष वह है जिसकी रचना एक संस्कृति की संपूर्ण भावात्मक साग्रहता से होती है। इडोस कही जाने वाले दूसरे पक्ष में एक संस्कृति में प्रचलित संज्ञानात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न साग्रहता को लिया जा सकता है। अर्थात संस्कृति के दो पक्ष हैं, एक बाह्य अथवा औपचारिक पक्ष जिसे स्पष्टता देखा जा सकता है। संस्कृति का दूसरा पक्ष आंतरिक गुणों वाला होता है जिसमें अभिरुचियां, मान्यताएं आदि हैं।
इसे इस रूप में और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है कि संस्कृति का इथोस पक्ष अमूर्त है, इडोस पक्ष मूर्त है। संस्कृति के व्यक्त एवं अव्यक्त तत्व, एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर। क्लूखोन ने संस्कृति के दो तत्वों को दो रूप में विभाजित किया है, व्यक्तत्व, अव्यक्तत्व। मानव इंद्रियों द्वारा हम संस्कृति के व्यक्त रूप को देख सकते हैं। कुछ ऐसे अव्यक्त तत्व भी हैं जिनको किसी विशेष प्रशिक्षण के पश्चात ही अवलोकित किया जा सकता है, क्योंकि ये तत्व मानव व्यवहार में निहित अभिप्रेरकों एवं मनोवेगों के रूप में होते हैं, जिनसे व्यक्ति स्वयं भी प्राय परिचित नहीं होते। कीसिंग ने भी संस्कृति के इन दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला। व्यक्त तत्वों में उन तत्वों को लिया जा सकता है जिन्हें देखा, छुआ और सुना जा सकता है। ये मूर्त तत्व होते हैं जिनमें मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं आती हैं। अव्यक्त तत्वों में विश्वास, मूल्य, न्याय, प्रेरणा, समय आदि को लिया जा सकता है जो अमूर्त होते हैं। संस्कृति निर्धारणवाद, तीसरा लक्षण है संस्कृति निर्धारणवाद, कल्चरल डिटरमिनिज्म। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण के अनुसार सांस्कृतिक विचारधाराएं सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना सभी आर्थिक संगठन के आधार पर निर्मित होती हैं। इसके विपरीत संस्कृति निर्धारणवादियों के मतानुसार न केवल आर्थिक संगठन अपितु समाज भी संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होता है। टायलर के मतानुसार संस्कृति मनुष्य को समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है, किंतु संस्कृति निर्धारणवादियों का मानना है कि संस्कृति की अभिवृद्धि एवं क्रियाशीलता संस्कृति के नियमों द्वारा ही संचालित होती है। संस्कृति की व्याख्या तो मानव शारीरिकी, मानव मनोविज्ञान और मानव समाज भी नहीं कर सकते। संस्कृति निर्धारणवादी समाज के सभी पक्षों धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि को परिवर्तित एवं निर्धारित करने के लिए संस्कृति को ही प्रमुखता देते हैं। संस्कृति निर्धारणवाद में लेस्ली वाइट का नाम सर्वप्रमुख है। संस्कृति बनाम व्यक्ति, लिंटन के अनुसार परंपरावादी व्यक्तियों के लिए संस्कृति निर्देशक की भूमिका अदा करती है। संस्कृति ही उनके लिए व्यवहार के प्रतिमान तय करती है तथा उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक रचना तंत्र प्रदान करती है। संस्कृति मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाली है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य का जिंदा रहना मुश्किल है। वह उसे जैविक निर्धारणवाद से मुक्त करती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य भी संस्कृति के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करे, इसका मूल्य चुकाए। यदि कोई मनुष्य समाज से लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे समाज द्वारा स्वीकृत जीवन पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है, और प्राय प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही करता है। इस प्रकार संस्कृति मनुष्य की निर्देशिका है, वह उसे मुक्त करती है, साथ ही अपने अधीन भी रखती है। संस्कृति एवं सभ्यता, महान विद्वान मॉर्गन का कहना है कि मानव समाज 3 अवस्थाओं में उद्विकसित हुआ है: असभ्यावस्था, बर्बरावस्था, सभ्यावस्था। सभ्यता समाज के उद्विकास की ही एक अवस्था है, जिसमें धातु, कर्म, विज्ञान, लेखन आदि का विकास हुआ। बाद में सभ्यता एक विशेष प्रकार की संस्कृति का बोध कराने लगी।
कुछ अमेरिकन समाजशास्त्री जैसे मैकाइवर तथा जर्मन आदर्शवादी संस्कृति और सभ्यता के बीच एक विशेष प्रकार का अंतर करते हैं। ये विद्वान संस्कृति को मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धि मानते हैं। ये संस्कृति को प्रतीकों और मूल्यों की परिचायिका मानते हैं। इनके मत में संस्कृति प्राथमिक और आधारभूत वस्तु है, हमारे अंतर में विद्वान है, और कुछ हम हैं वही संस्कृति है। यह प्रगति और अवनति दोनों का कारण हो सकती है। इसकी तुलना में सभ्यता गौण है, ये हमसे बाहर स्थित है। संस्कृति और संस्कृति संकुल, कल्चर एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स। संस्कृति हमारी संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित है तथा वह कई तत्वों से मिलकर निर्मित होती है, जैसे पूजा, आराधना, कर्मकांड, पत्थर के उपकरण बनाना आदि। इस प्रकार का प्रत्येक तत्व संस्कृति विशेषक या सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए होते हैं तथा संपूर्ण संस्कृति का एक भाग होते हैं तो संस्कृति संकुल कहलाते हैं। इस प्रकार संस्कृति संकुल विभिन्न संस्कृति विशेषकों का अर्थपूर्ण संयोग है जो संपूर्ण संस्कृति का ही एक भाग होता है। संस्कृति की विशेषताएं, पहली है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार, लर्न बिहेवियर। हावल की परिभाषा के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं बल्कि किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है। इससे संस्कृति की यह विशिष्टता स्पष्ट होती है कि संस्कृति सीखी जाती है, वे शारीरिक विशेषताओं के समान वंश का अनुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जन्म के समय किसी संस्कृति को नहीं जानता, धीरे धीरे व्यक्ति का समाजीकरण होता है, वह उस समाज के व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। तीसरी है विशिष्टता का गुण, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, इसलिए उसकी अलग से एक संस्कृति होती है। चौथी है मानव निर्मित। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता कहलाए। सामाजिकता का गुण, क्वालिटी ऑफ सोशलिटी, क्योंकि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है तथा साथ ही वह सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। अतः संस्कृति की प्रकृति सामाजिक है। संस्कृति व्यक्ति विशेष की नहीं होती वरन वह संपूर्ण समाज की होती है। वह समाज की संपूर्ण जीवन विधि की प्रतिनिधि होती है, क्योंकि उसका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। परंपरा, धर्म, भाषा, कला, दर्शन आदि संपूर्ण समाज की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संस्कृति व्यक्तिगत नहीं, अब तो इसमें सामाजिकता का गुण निहित होता है। समूह के लिए आदर्श अनुकूलता का गुण होता है। इसमें संतुलन एवं संगठन, इक्विलिब्रियम एंड ऑर्गेनाइजेशन। संस्कृति अनेक इकाइयों का समन्वित रूप है और ये इकाइयाँ पारस्परिक रूप से संबंधित व अंतर्निर्भर होती हैं। अर्थात संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से गुंफित होती हैं और उनका संगठित रूप ही संपूर्ण संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन तथा संगठन लाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि, जिनकी पूर्ति के लिए उसने संस्कृति निर्मित की है। इसलिए संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अधिव्यक्तिक और लास्ट है अधिशाव्यावी। क्रोबन ने संस्कृति को अधिशाव्यावी भी कहा। अधिशाव्यावी कहने का आशय प्राणीशास्त्र की जैविक क्षमताएं और संस्कृति भिन्न प्रकार की प्रघटनाएं हैं। संस्कृति को जैविकीय से ऊंचा माना जाता है, क्योंकि संस्कृति ही मानव जीवन को नियंत्रित निर्देशित करती है।
इससे प्रभावित हुए बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। संस्कृति के अनुसार इसे चलना पड़ता है। साथ ही केवल जैविक या स्वाभाविक घटनाएं भी संस्कृति की जनक नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति वंशानुक्रमण द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। वंशानुक्रमण में ये क्षमता नहीं कि उनके माध्यम से सांस्कृतिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हों। इस कारण भी संस्कृति अधिशाव्यावी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।